दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस हब में। आज दोस्तों क्लास 7th में जो साइंस का चैप्टर है वह 16 चैप्टर है, जिसका टॉपिक है जल एक बहुमूल संसाधन। जिसका टॉपिक क्या है? जल एक बहुमूल संसाधन। चैप्टर शुरू करने से पहले चंद लाइनें आप लोगों के लिए हैं। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, वह नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, जल। और जल का अपनी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है। आप ज़िंदगी क्या बिना जल के सोच सकते हैं? क्या लाइफ सक्सेस, क्या लाइफ में कुछ हो सकता अगर पानी ना हो? सुबह से शाम तक अगर पानी एक बूंद ना दिया जाए तो क्या आप लोग सरवाइव कर पाएंगे? और इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि पृथ्वी पर कितना जल पाया जाता है और इस जल को कैसे सुरक्षित करना है, इसका वितरण कैसा है, पूरी की पूरी जानकारी इस चैप्टर में दी जाएगी। आपने लिखे कोटेशन देखे होंगे कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। जल ही जीवन है, यानी कि दोस्तों जो पृथ्वी पर जल पाया जाता है लगभग वो 71% जल पाया जाता है। इसीलिए जो अपनी पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसे दिखाई पड़ती है? नीली यानी कि ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो अपनी पृथ्वी है उस पर 71% वाटर होता है। और जो ये वाटर पृथ्वी पर 100% है, यानी कि उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि 97.5% जो पानी है वह सागरों के रूप में उपस्थित है। और आपको हम बता दें कि जो पानी सागर में होता है, जो जल सागर में होता है, उसे आप पी नहीं सकते हैं, क्योंकि वह खारा जल होता है, वह एक लवणी जल होता है। और जो आपका 2.5% बचा, यानी कि 2.5% जो जल बचा वह है पीने लायक, जिसमें से 1.5% यानी कि 1.5% जो पानी है वह ध्रुवों के रूप में सुरक्षित है। और जो 1% बचा वह आपका भौम जल है, यानी कि भूमि के नीचे पानी है, जिसका हम पीने के रूप में यूज करते हैं। आज पानी का कैसे दुरुपयोग होता है? ज़्यादातर लोगों के घरों में समरसेबल है। अगर पानी की ज़रूरत कम है फिर भी उसे लगातार चलाते हैं। गाड़ी काफ़ी काफ़ी देर धुलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भौम जल का स्तर है वह दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। इसी सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। पहला जो कोटेशन लिखा है, जल है तो कल है। यानी कि दोस्तों अगर पानी आज है तो ही आगे की ज़िंदगी चलेगी। पानी ना हो तो आप कैसे नहाएंगे, कैसे कपड़े धुलेंगे, कैसे खाना बनाएंगे? हाँ, किस तरीके से ये काम होंगे अगर एकदम जल ना हो? पिएंगे क्या? और एक दिन में औसतन व्यक्ति जो पानी पीता है लगभग 3 से 4 लीटर पानी चाहिए बॉडी को। ज़रूरत इतनी अपने शरीर को पानी की होती है। और आपको बता दें, यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य जो है वह सुरक्षित है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप जानते होंगे प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यानी 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मनाने का मतलब होता है कि सभी को जागरूक करना कि आप जल का जो उपयोग कर रहे हैं वह सदुपयोग करें, किसी भी तरीके से उसका दुरुपयोग ना करें। यानी कि पानी को बर्बाद ना करें, चाहे वो जानवरों को नहलाने में हो, चाहे गाड़ियों को लगातार धुलने से हो। काम करें लेकिन एक लिमिट में करें। जैसे आप वॉशरूम में हैं, ब्रश वगैरह करें, तो ये नहीं कि लगातार पानी चल रहा, उसको आप कंट्रोल करें। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई थी। और 22 मार्च को इसीलिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हों और जो जल की महत्वपूर्ण भूमिका है उसको समझ सकें। एक विद्यालय में जल दिवस मनाया गया और आपके आयु वर्ग के बच्चों से पोस्टर आमंत्रित किए गए। उस दिन प्रस्तुत किए गए पोस्टरों को चित्र 16.1 में दिखाया गया। ये देखिए पोस्टर, जल की हर बूंद बचाएं, यानी कि बूंद बूंद इंपॉर्टेंट है। जैसे टैपिंग वाटर के बारे में हम आपको बता दें, टैपिंग वाटर का मतलब होता है जो नलों से पानी टपकता रहता है। बहुत से ऐसे शहर हैं
स्पेशली मेट्रो सिटी हैं जिनका पानी टपकता ही रहता है नलों का, और उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। इस तरीके से अपना मुंबई जो शहर है वह टॉप पे है टैपिंग वाटर में। किसमें? टैपिंग वाटर पे जो आपका मुंबई सिटी है, मेट्रो सिटी है। और पैसे के मामले में भी भारत में टॉप क्लास में कौन है? मुंबई सिटी है। देखिए पोस्टर, जल की बचत करें, प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है। यानी कि अगर जल का सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो दोस्तों काफ़ी वर्षों बाद वो कंडीशन आ जाए कि आप पैसे से भी पानी को नहीं खरीद पाएंगे। मेरा परम मित्र जल, बच्चों ने ये पोस्टर बनाए हैं। आप चित्र देख रहे थे, 16.1 बच्चों द्वारा बनाए गए पोस्टर। इन पोस्टरों से आपको क्या संदेश मिलता है? आपने प्रेक्षणों को अपनी नोटबुक में लिखिए और उनकी चर्चा अपनी कक्षा में कीजिए। क्या आपने कभी घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता और शिक्षक प्रायः आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। दोस्तों, जल दिवस मनाते हैं, सो बेटर, गुड बेटर, बट लेकिन सभी को याद रखना है कि जल जो है उसका सदुपयोग करना है, उपयोग करना है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं करना, किसी तरीके से जल को बर्बाद नहीं करना है। और विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्री वगैरह लगती हैं, डायरेक्ट ये नदियों में जाती, इससे भी प्रदूषण होता, जल दूषित होता और पीने लायक नहीं बचता है। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि जो एक मानक तैयार किया गया है कि एक व्यक्ति औसतन एक दिन में कितना पानी यूज करेगा? 50 लीटर प्रयोग करेगा। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि एक दिन में आप 50 लीटर जल का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए, यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी जल के बराबर है। क्या आपके परिवार को कम से कम इतना जल मिल रहा है? यदि हाँ, तो आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में लाखों लोगों को पर्याप्त जल नहीं मिलता है। आपके मित्रों और उनके परिवारों की जल की उपलब्धता की स्थिति कैसी है? अपने अनुभवों की उनके साथ आप लोग चर्चा करें। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है, नलों में पानी का ना आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, जैसा कि चित्र अभी आपको हम 16.2 में दिखाएंगे। हम आपको बता दें, स्पेशली जो मेट्रो सिटी होती हैं उनमें पानी की बहुत किल्लत पाई जाती है। छोटे छोटे से लोग घरों में रहते हैं, छोटे छोटे से घरों में रहते हैं, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। लोग पानी के लिए लाइन लगाते हैं, क्योंकि पानी आने की टाइमिंग होती है, सुबह, शाम या दोपहर में 3 बार पानी आता है, 1-1, 2-2 घंटे चलता रहता। तो इस दौरान जितने लोग बस्ती के होते वो लाइन लगाकर पानी भरते, वो भी पीने के पानी। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो जल स्तर है, यानी कि भौम जल स्तर है, उसको बरकरार रखें। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि आप लोग भौम जल स्तर कैसे बरकरार रख सकते हैं, यानी कि भूमि जल, यानी कि जो भूमि के अंदर जल है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि जैसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्मकालीन में देखने को मिलते हैं। पहले आप चित्र देख लें, 16.2 दिया गया, जल एकत्र करने के लिए लंबी कतार। आप लोग देख रहे हैं कि कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ पीने के पानी को भरने के लिए, जो कि पृथ्वी पर ओनली 2.5% उपलब्ध है, 2.5% उपलब्ध है, और 1.5% यानी कि 1.5% यह ध्रुवों के रूप में सुरक्षित है, और 1% ओनली जल आपका कहाँ है? यह आपका भौम जल है और कुछ बहुत नदियों के रूप में सुरक्षित है। चलिए देखिए, ये देखिए कुछ पेपर की कटिंग है। समाचार पत्रों की कतरने, यानी कि कटिंग दी गई, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, व्हाट इफ 2006 गेट्स लेस रेन। यानी कि दोस्तों, कभी कभी वर्षा कम क्यों होती है या कभी कभी वर्षा क्यों अधिक होती है, ये देखिए कटिंग से आपको बताया गया। ये भी एक कटिंग दी गई है। आर यू वाटर कॉन्शियस, यानी कि आप पानी के प्रति कितना सीरियस हैं या चेतन अवस्था रखते हैं, कैसे आप पानी को सुरक्षित रखते हैं। सिंपल वेज टू सेव वाटर, यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने पानी को सुरक्षित रख सकते हैं। 16.3 में दिखाई गई कुछ समाचार पत्रों की कतरने इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं
क्या यह सत्य नहीं है कि हम जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, आज आप देख लीजिए 2022 चल रहा है और यही चीज़ आप 10 से 15 साल पहले देखिए, जिन हैंड पंपों में नलों में पानी आता था उनमें अब नहीं आता है। यानी कि जो भूमि जल का स्तर है, भूमि के नीचे का जल का स्तर वह गिर गया है। लोगों ने अपने घरों पर समरसेबल लगवा लिए और अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक रूल्स भी लागू किया था, जितने लोग समरसेबल लगाएंगे वह रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, क्योंकि समरसेबल लगाने के बाद व्यक्ति उसका दुरुपयोग अधिक करता है। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं क्रियाकलाप 16.1। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जल की कमी से संबंधित समाचार, लेख और चित्र की कतरने एकत्र कीजिए। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए और उनके बारे में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। जनता द्वारा झेली जाने वाली कुछ समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए और अब कक्षा में उन पर चर्चा कीजिए। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, पृथ्वी पर 2/3 जल है, यानी कि टोटल पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, जिस पर 2 हिस्से पर सिर्फ जल है। लेकिन हम पूरे जल को नहीं पी सकते। जैसे महासागरों का जल कैसा होता, खारा होता, लवड़ी होता, नमक की इतनी मात्रा होती कि आप नहीं पी सकते। बाई चांस पिया भी तो इतनी स्पीड से वह वाष्पीकृत होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और डिहाइड्रेट होने के कारण सिर दर्द और उल्टी आना, इवन ये कहें पानी की एकदम बॉडी में कमी हो जाती है। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। कितना जल उपलब्ध है, अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए। चित्र 16.4 में ये नीला क्यों, यानी कि जो अपनी पृथ्वी वह ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते, ये रहे आपका चित्र 16.4। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली आभा लिए दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 हिस्से पर पानी है, यानी कि लगभग 71% जो पृथ्वी का हिस्सा है उसमें जल पाया जाता, इसलिए पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल इसी रूप में मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, यानी कि अलवण जल कैसा होता है? जिसमें नमक की मात्रा नहीं होती, यानी कि वह जल लवणी नहीं होगा, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर कहते हैं। ऊपर बताए कुछ स्रोतों से उपलब्ध अलवण यानी कि ताज़ा जल की सापेक्ष मात्रा का आकलन करने के लिए हम लोग क्रियाकलाप देखेंगे 16.2। ये देखिए 16.2 ये दिया गया है। क्रियाकलाप 16.2 सारणी में दिए गए विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी में उपलब्ध अलवण जल का आकलन हमें करना है। चरण, चित्र और टिप्पणी। देखिए, मध्यम आमाप की एक बाल्टी लेकर उसे जल से भर लीजिए। इसमें लगभग 20 लीटर जल आएगा। कितना आएगा? 20 लीटर पानी समथिंग आ जाएगा। चित्र देख रहे, बीच में बाल्टी रखी हुई पानी है। मान लीजिए कि बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक 5 ml क्षमता का चम्मच लीजिए और बाल्टी में से 100 चम्मच जल मग जैसी किसी छोटे पात्र में डाल लीजिए। जैसा कि मग में पानी आपको दिख रहा है, यह पृथ्वी पर उपलब्ध अलवण जल को प्रदर्शित करता। अलवण मतलब पीने वाला पानी। फिर देखिए, मग से 30 चम्मच जल को कांच के किसी गिलास में डालिए। देखिए, कांच के गिलास में डाल लिया। यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले उपयोग योग्य जल की मात्रा का समान है, यानी कि भौम जल में यानी भूमि के नीचे इतना पानी समथिंग है। एक यह आंकड़ा है, इसे प्रदर्शित किया गया कि इस तरीके से आप समझ सकें। अंत में मग में से 1/4 चम्मच जल निकालिए, जैसा कि आप चम्मच में देख रहे हैं। यह विश्व की सभी झीलों और नदियों में उपस्थित कुल अलवण जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है।
बाल्टी में बचा जल समुद्रों और महासागरों में उपस्थित लवण जल यानी कि खारे पानी और आंशिक रूप से भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को दर्शाता है। यह जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। नहाने के मग में बचा जल उस जल को प्रदर्शित करता है जो हिमीकृत रूप में हिमनदों, ध्रुवीय बर्फ और पर्वतों की स्थायी बर्फ में पाया जाता है। ये जल भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि ध्रुवों की बर्फ का ऐसा तो नहीं कि आप बर्फ़ काट के लाओ पी जाओ, ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर ध्रुव पिघलेंगे ना तो उससे क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं बढ़ेंगी और स्पेशली बाढ़ आने की संभावना रहेगी। जो क्षेत्र नीचे स्थित है उनमें पानी भरने की अधिक संभावना रहेगी। हमें में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्रियाकलाप 16.2 से क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? क्या इस जानकारी से आपको चिंता हो रही है? इस विषय में आप अपने दोस्तों से भी चर्चा कर सकते हैं। देखिए, जल की अवस्थाएं। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। ये सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आपने कक्षा 6 में जल चक्र के विषय में पढ़ा है। मैंने आपको क्लास 6 में साइंस में पढ़ाया भी है। अपने शब्दों में लिखिए कि जल चक्र के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ के रूप में यानी कि आइस के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? ये आइस के रूप में पाया जाता है। और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों यानी कि बर्फ छत्रक, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों, जिसको इंग्लिश में ग्लेशियर भी कहा जाता है, में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे यानी कि जिसको भौम जल कहते हैं में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। क्या इस जानकारी से आपको कोई राहत मिलती है? क्या आपको जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रम याद है? क्रियाकलाप 16.3 आपको इसमें सहायता करेगा। अब देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 16.3 चित्र 16.5 में जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को संख्याओं द्वारा चिन्हित किया गया। इन संख्याओं की सहायता से अस्त व्यस्त क्रम में लिखे गए प्रक्रमों के लिए सही शब्द चुनिए। हम आपको चित्र दिखाएंगे। ये आपका रहा 16.5 जल चक्र। इसमें जो 1 नंबर दिया गया मझभौल, इसमें हमें क्या करना है कि इसको सही सेट करना। तो यह हो जाएगा फर्स्ट नंबर भौम जल। क्या हो जाएगा? भौम जल। 1 नंबर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह किसको प्रदर्शित कर रहा है। यह जो जगह है, ये जो चित्र है 1 नंबर वाला, ये भौम जल को प्रदर्शित कर रहा है। भौम जल का मतलब होता भूमि के नीचे पाया जाने वाला जल। दूसरा नंबर आप देख रहे हैं तो यह है वाष्प। क्या है? वाष्प। 2 नंबर आप देख पा रहे होंगे कि तालाब के ऊपर जस्ट 2 नंबर है और एक धुआं सा क्या है? धुआं जैसा उड़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, यही वाष्प है। यानी कि जल का वाष्पीकरण को कौन प्रदर्शित कर रहा? 2 नंबर प्रदर्शित कर रहा। 3 नंबर देखिए संघनन। यह जब वाष्प बन के गया ऊपर तो यह धीरे धीरे संघनन होने लगा, बादल के रूप में आने लगा। जब यह बादल के रूप में हो जाएगा तो यह दर्शाएगा 4 नंबर, जैसा कि 4 नंबर है बादल। क्या बन जाएगा? ये बादल बन जाएगा। फिर 5 नंबर क्या है? फिर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन। आप देख रहे हैं ये पेड़ों से हो रहा। किससे हो रहा? पेड़ों से वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया हो रही है। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर दर्शा रहा है अंतःस्यंदन। क्या कहला रहा? अंतःस्यंदन है, यानी कि पेड़ों से प्रोसेस हो रहा है। और 7 नंबर आप लोग देख रहे हैं वर्षण। क्या देख रहे हैं? वर्षण, जैसा कि बारिश कायदे से हो रही। यह एक जो चित्र है आपको जल चक्रण समझने में सहायता करेगा। इसी तरीके से जल चक्रण की प्रक्रिया होती है।
यानी कि वाष्पीकरण होता है, बादल के रूप में बनता है, वह बारिश के रूप में आता है, फिर वह भूमि के अंदर जाता है, तालाबों के रूप में आता है। इसी तरीके से यह जल चक्रण की क्रिया को पूरा करता है। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, कुआं तो गायब हो गए, शायद किसी गांव में कुएं बचे हों जिसका लोग पानी निकाल कर पीते हों, क्योंकि जो भौम जल है, भूमि के नीचे का जल है, वह स्तर इतना नीचे गिर गया है कि कुएं से पानी लाना कठिन हो गया है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोत से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः लोग यहाँ तक कि बच्चों को जल लाने के लिए उसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 16.4, 16.6। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ये देखिए चित्र, आप लोग देख पा रहे हैं चित्र 16.6। जल लेकर आती हुई महिलाएं, एक महिला और साथ में एक बच्ची है, जल कहीं से यह ला रहे हैं। आपको हम बता दें, सबसे कम बारिश जो होती है वह होती है अपने राजस्थान के जो एक हिस्सा है, कौन सा, पश्चिमी हिस्सा, उसमें कम बारिश होती है, स्पेशली जहाँ पर जैसलमेर एरिया है। कौन सा, जैसलमेर जिला है, वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। वहीं पर आपका थार मरुस्थल है। देखिए, ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में बहुत अधिक समय लगता है। अगर पानी लाने के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ रहा तो उसमें टाइम भी तो लगेगा। 2 से 4 घंटे में जब आप बच्चे पानी ला पाएंगे तो बच्चे पढ़ने कब जाएंगे। हमारी जनसंख्या एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंपों से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? अब देखते हैं जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत जिसको कहते हैं भौम जल। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि हमारी धरती के नीचे जल है, उसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र यानी कि नम मिलेगी, हल्की सी गीली सी मिलेगी। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान यानी कि अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 16.7। इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती, यानी कि इसकी जो ऊपरी वाली परत होती है वह क्या कहलाती है? भौम जल स्तर कहलाती। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। इस भौम जल का स्रोत क्या है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों यानी चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, यह चित्र है 16.7 भौम जल और भौम जल स्तर। आप लोग देख रहे हैं कि भौम जल लिखा हुआ है, जल भर लिखा हुआ है, भौम जल लिखा है 2 जगह, और आप देख रहे पेड़ हैं, ठीक है, एक हैंडपंप है और एक नदी, तालाब या झील भी दिखाई गई है। पंप किस तरीके से पानी को निकालता है? पानी जो हैंडपंप देता है या समरसेबल देता है, ये पानी आपका सीधा डायरेक्ट कहाँ से आता है? भौम जल यानी कि भूमि के नीचे से आता है। तो इस चित्र को आप लोग ध्यान से दोस्तों देख सकते हैं। भौम जल और भौम जल स्तर को आप लोग समझ सकते हैं। क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो?
श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौम जल स्तर पर पहुंचने के लिए संछिद्रण यानी कि बोरिंग की जाती। क्या की जाती? बोरिंग की जाती है। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी, यानी कि 200 फीट करनी पड़ी, 250 फीट, कितने फीट तक उनको खुदाई करनी पड़ी, या 150 फीट पर मिल गया, 110 फीट पर पानी मिल गया। जितनी जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, सारे इन आंकड़ों पर पानी उपलब्ध रहता है लगभग। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि 110 फीट पर पानी मिलना थोड़ा सा कठिन हो गया है। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाय कर सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भौम जल स्तर का अवक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौम जल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा जल के अवस्तरण यानी कि रिसाव द्वारा हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते जितने की प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब क्या है, इतनी अधिक समर लग गई है कि अधिक से अधिक लोग पानी निकाल रहे, इसीलिए जल स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कभी कभी आप लोगों ने महसूस किया होगा, जो आपके घर में समर है वो क्या है, जब चलती है तो उसमें बालू आने लगती। कभी आपने सोचा है कि बालू तो है नहीं अगल बगल आसपास एरिया में, ये बालू आती कहाँ से? जब आप उस समर का लगभग जो बोरिंग करवाई जाती है समथिंग 200 से 250 फीट करवा दी जाती है, तो उसमें क्या है कि वह बालू नीचे से आने लगती है। जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है जो भौम जल स्तर को नीचा कर सकता है। भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक वन अपरोपण यानी कि वनोन्मूलन और जल के अवस्तरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी है। अब देखते हैं जनसंख्या प्रसार। अब क्या पढ़ना है हम लोगों को? जनसंख्या प्रसार के बारे में पढ़ना है। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्तरण की दर कम हो जाती। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अवस्तरित नहीं होता, यानी कि अगर चट्टान होगी तो पानी रिसेगा नहीं और भूमि के नीचे जाएगा नहीं। बट अगर कच्ची ज़मीन है तो आराम से क्या होगा, पानी रिस जाएगा, जिससे भौम जल थोड़ा बहुत स्तर सुधार होगा। जबकि घास के बगीचों, मैदानों आदि से जल तुरंत अस्तरित हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौम जल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवस्तरण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौम जल स्तर का निरंतर अवक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। अब देखेंगे हम लोग बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 16.4। ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताइए जिनसे आप परिचित हो, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के लिए किए जाने वाले और इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों की एक सूची भी बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग कृषि कार्य। क्या देखते हैं? एग्रीकल्चर वर्क यानी कि कृषि कार्य को अब पढ़ते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौम जल का उपयोग दिन भर
दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। अब देखते हैं जल का वितरण, यानी कि जल किस तरीके से वितरित है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। रेगिस्तान यानी कि हम लोग थार मरुस्थल की बात कर रहे हैं, जो कि राजस्थान के पश्चिमी यानी कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है आपका थार मरुस्थल, जहाँ पर पानी बहुत कम यानी कि वर्षा बहुत कम होती है। भारत बहुत विशाल देश है, जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है, जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा आ जाता है। जैसे जब जब बारिश होती है तो आप लोग देखते हो उत्तर भारत में, बिहार में या यूपी में कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाती है, और कुछ दक्षिण राज्यों में देखें या पश्चिमी में देखे जाके तो महाराष्ट्र में, मुंबई में स्पेशली बाढ़ आ जाती। लेकिन जैसलमेर में कभी ऐसा नहीं होता कि बाढ़ आपने सुनी हो या बाढ़ वहाँ पर कभी आई हो। अब देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 16.5। हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण आपको 16.8 में दिखाया गया है। देखिए, मानचित्र में उस स्थान को ढूंढिए जहाँ आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती? क्या आपके क्षेत्र में वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है? यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहाँ वर्षा तो पर्याप्त होती हो, फिर भी जल की कमी रहती हो। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है, यानी कि मैनेजमेंट अच्छा ना होना? ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं इंडिया का मैप। इसमें हम वो स्थान आपको दिखाएंगे जहाँ पर बारिश अधिक होती है और कहाँ पर कम होती है। देखिए, 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश कहाँ होती? जो ब्लैक एरिया है। देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश आप लोग देख पा रहे हैं, एक पूर्वी राज्य है। यहीं पर सबसे पहले जो आपका सूर्य वह उदय होता, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में भी प्रवेश करती है। तो ये आपका जो ब्लैक स्पॉट एरिया आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इधर देखिए, पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। ये जो ब्लैक स्पॉट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो बारिश है वह बहुत अधिक होती है, यानी 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब देखते हैं जो आपका बैगनी कलर है, 200 से 400 सेंटीमीटर तक बारिश कहाँ होती है। देखिए, पूर्वी एरिया में आप लोग कुछ राज्य देख रहे होंगे, चाहे असम, मेघालय भी दिया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है, और आपका मिजोरम है, नागालैंड है। ये सब राज्यों में क्या आप लोग देख रहे हैं, 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में आप देखिए, कुछ जो आपका इस तरीके का हिस्सा दिख रहा है, इसमें भी लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब 100 से 200 सेंटीमीटर का एरिया देखें, ये स्पेशली आप लोग देख सकते हो, यूपी देख सकते हो, पश्चिम बंगाल वगैरह देख सकते हो। ये आप लोग इस मैप में देख सकते हो। 60 से 100 तक जो एरिया हल्का सा फीका है आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, देख सकते हैं टोटल। और 40 से 60 जो एकदम लाइट है, 20 से 40 वाइट बिल्कुल दिख रहा, और जो 0 से 20 है वह आप लोग देख सकते हैं, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में ही पाया जाता, जहाँ की आपका थार मरुस्थल स्थित है। अब हम लोग देखते हैं जल प्रबंधन। क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को पढ़ना है जल प्रबंधन। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि अनेक स्थानों पर जल की नियमित आपूर्ति सुनियोजित पाइप तंत्र के द्वारा की जाती है। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिस कर वह बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करने, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं, तो इसको हमें कंट्रोल करना है। त्रुटिपूर्ण टोटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें
जल की आवश्यकता नहीं होगी। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण कहते हैं। जल संग्रहण अथवा क्या कहते हैं, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया है। ये मालूम कीजिए कि आपके आसपास किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया। जल संग्रहण तंत्र लगाए कैसे जाते, क्या होता है कि हम लोग छत ऐसी बनाए कि पानी एकत्रित हो, फिर उस छत से एक पाइप ऐसा दें और उसे डायरेक्ट ज़मीन के नीचे पहुंचा दें, यानी कि भूमि के नीचे पहुंचा दें, जो बारिश का पानी छत पर एकत्रित हो और उस पाइप के माध्यम से डायरेक्ट भूमि के नीचे जाए। जब वह भूमि के नीचे जाएगा आसानी से रिस जाएगा, जिससे भौम जल स्तर में सुधार होगा। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रख रखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। गाद मतलब मिट्टी जमा होती गई, ठीक है। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों पर पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद ड्रिप सिंचाई देखी होगी। क्या देखी होगी? जिसको फुहारा वाली भी सिंचाई बोलते हैं, यानी कि उसे बूंद बूंद टपकने से सिंचाई होती है। और जो फुहारा वाली होती है इसे स्प्रे सिंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे स्प्रे सिंचाई भी कहते हैं। व्यवस्था के बारे में अभी आपने सुना होगा। मैं आपको चित्र अभी 16.9 दिखाता हूँ। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है, जो सीधे उनके जड़ों तक जल पहुँच जाता है। पहले आप लोग एक केस के बारे में सुनिए। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई। भौम जल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौम जल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया। वर्ष 1989 में गाँव वासियों ने गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण का निश्चय किया। रुक्मावती नदी और उसकी अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम, जिसको कि बंद या बांध कहते हैं, बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्रवण की दर को बढ़ाया गया, जिससे जल भरों की पुनःपूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है, अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। ये देखिए, हम चित्र आपको दिखाते हैं। 16.9 खेत में बूंद या ड्रिप की सिंचाई। देखिए, पाइप सा लगा है और डायरेक्ट पौधे की जड़ तक पानी पहुंच रहा है, यानी कि ऊपर से हमें पानी फैलाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट जो पानी है वह पेड़ पौधों की जड़ तक जाएगा और पेड़ पौधे पोषण लेकर अधिक वृद्धि करेंगे। अब देखेंगे आपकी भूमि। क्या पढ़ना हमें? आपकी भूमि के बारे में हमें पढ़ना। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नलों से बहुत सा जल व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें कई और तरीके जोड़ सकते हैं। जल बचत आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स जिनसे हम अपने वाटर को, पानी को सुरक्षित कर सकें, पीने वाले जल को, पेयजल को सुरक्षा प्रदान कर सकें, ताकि हमारे भावी जो पीढ़ियां हैं वो भी इस जल का प्रयोग कर सकें। मंजन ब्रश करते समय नल को लगातार खुला ना रखें। फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोछा लगाएं। क्या करें? पोछा लगाएं। पोछा भी हम उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बचत कर सकते हैं? गाड़ियाँ वगैरह धोएं तो ध्यान रखें कि उनको हम लोग बर्बाद ना करें, सुरक्षित करें, लिमिटेड पानी का प्रयोग करें। अब देखते हैं पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले के पादपों को, यानी कि पौधों को, यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वे मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं।
आपने अध्याय 1 में पढ़ा था, यानी कि मैंने आपको बताया था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उसका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादपों के न रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना ही पर्याप्त भोजन, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ना ही पर्याप्त वर्षा, और इनसे संबंध अनेक अन्य समस्याएं उत्पन्न होगी। अब हम लोग देखते हैं एक सफल प्रयास। राजस्थान जो है वह एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी जो सूख चुकी नदियां हैं, अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। हमारा जल हमारा जीवन, यानी कि क्या है, हमारा जल और हमारा जीवन। अब देखते हैं इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द। क्या देखने में प्रमुख शब्द, जैसे जल भर, औषय, बूंद सिंचाई व्यवस्था, भौम जल, अंतः ईंधन, पुनः पूर्ति, जल संग्रहण, भौम जल स्तर, आलवड़ जल। अब देखते हैं कि आप लोगों ने इसमें क्या सीखा है। जल सभी सजीव जीवों के लिए अनिवार्य है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता, ठोस, द्रव और वाष्प। यद्यपि जल चक्र के द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर भी विश्व के अनेक भागों में उपयोग योग्य जल की कमी है। विश्व के विभिन्न भागों में जल का वितरण असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है। उद्योगों की तेजी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंधन जल की कमी के कुछ कारण भी हैं। हमें पाइपों द्वारा जल आपूर्ति के समय भवनों और अन्य स्थानों में रिश्ते नलों के कारण होने वाले जल की बर्बादी के प्रति जागरूक होना चाहिए। जल के अनावश्यक उपयोग और अत्यधिक मात्रा में भौम जल का उपयोग करने से बचना चाहिए। भूमि में जल के पुनः पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। समय की मांग है कि हर व्यक्ति जल का उपयोग मितव्ययता से करे। यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वे मुरझा जाते और अंततः सूख जाते। दोस्तों, हम आपको फिर से बताते हैं कि जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। अगर पानी नहीं होगा तो आप लोग सोचिए, इमेजिन कीजिए ज़िंदगी कैसी होगी। ब्रश कैसे करेंगे, नहाएंगे कैसे, कपड़े कैसे धुलेंगे, खाना कैसे बनाएंगे और पानी पिएंगे कैसे। और जो अपनी बॉडी में जो पानी होता है वह लगभग कितना होता है, लगभग 70% होता है। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें लगभग 70% पानी होता है। और जब यही 70% पानी नहीं होगा, अपनी बॉडी से भी खत्म हो जाएगा, तो क्या लगता है कि मनुष्य जाति या कोई जीव पृथ्वी पर जीवित रहेगा। चारों तरफ सिर्फ वीरान 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 ही हो जाएगा। यानी कि सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा होगा। पहाड़ होंगे लेकिन पेड़ पौधे कुछ नहीं होंगे और जीव जंतु नहीं होंगे बिना पानी के। तो इसलिए ध्यान रखें, जिस पानी का आप लोग उपयोग करते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग प्लस सदुपयोग करें, लेकिन किसी तरीके से दुरुपयोग ना करें। आइए दोस्तों, अब आपको मैं करवाता हूं अभ्यास प्रश्न। क्या करवाने हैं, अभ्यास प्रश्न, जिसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य और असत्य आपको बताने। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। का नंबर, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। यह सत्य है, यह सत्य है। अब देखते हैं खा नंबर, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ही करते हैं। तो यह दोस्तों क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा असत्य। अब देखते हैं हम लोग गा नंबर, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। यह असत्य है, क्योंकि नलकूपों का भी, ट्यूबवेल का, समरसेबल का, दुनिया का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं घ नंबर, वर्षा जल का चरम स्रोत है। वह है क्या, यह सत्य है। क्या सत्य है, हाँ, वर्षा जल जो है वह चरम स्रोत है। किसका, वाटर का स्रोत होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। देखिए,
ध्यान से सुनिएगा, वर्षा का जल विभिन्न स्थानों पर भूमि में रिस कर भौम जल की पुनः पूर्ति करता है। यानी कि क्या है, जो पानी तालाबों में भरा है या बारिश हो रही, वह धीरे धीरे रिसता है और रिसने के कारण वह भूमि के नीचे जाता है, जिससे भौम जल में सुधार होता है। इसके अतिरिक्त अन्य स्रोतों जैसे नदी और तालाबों के माध्यम से, नदियों में भरा है, तालाबों में भरा है, पोखरों में पानी भरा है, झीलों में भरा हुआ, धीरे धीरे रिसेगा। जब रिसेगा तो वो भूमि के नीचे जाएगा। जब भूमि के नीचे जाएगा तो भौम जल स्तर में वह सुधार करेगा। जमीन के नीचे गहरी दरारों को यह भर देता। गहरी दरारों को भरने का मतलब यह भौम जल में सुधार करता है। जमीन में पानी की रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो भूमि के नीचे पानी रिसता है वो किस क्रिया के अंतर्गत होता, वह क्रिया कौन सी होती है, तो वह होती है अंतःस्यंदन। अंतःस्यंदन की क्रिया से भूजल की पुनःपूर्ति होती, क्या होती, पुनःपूर्ति होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसी गली में 50 घर हैं, किसी गली में 50 घर हैं और जिनके लिए 10 नलकूप यानी कि ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भौम जल स्तर पर इसका दीर्घ अवधि प्रभाव क्या होगा। तो देखते हैं कि इस पर क्या प्रभाव होगा। चलिए, 50 घरों के लिए 10 नलकूप बहुत अधिक हैं। अधिक स्रोत होने के कारण लोग भूजल को अनावश्यक बर्बाद कर सकते हैं। लंबे समय में यहाँ भूजल की कमी हो सकती है। अब घर 50 हैं, लगातार बने हुए हैं, 10 नलकूप आप लोग लगा लोगे 5 घर के बीच में एक, तो दोस्तों क्या होगा, ज़रूरत नहीं फिर भी पानी बहाया जाएगा। लोग जानवर भी वहीं पर नहलाएंगे, कपड़े भी धुलेंगे, अत्यधिक देर तक पानी बर्बाद करेंगे, ऐसे ही पानी को बहाते रहेंगे, बच्चे खेलते रहेंगे पानी से, तो क्या होगा, इस तरीके से अधिक पानी बर्बाद हो जाएगा, जिससे सम टाइम्स आफ्टर, कुछ लंबे समय के बाद क्या हो जाएगा, भूजल में कमी हो जाएगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए कि आप किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। सीधी सी बात, इसमें हम ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करेंगे। ड्रिप सिंचाई क्या होता है, पाइप के माध्यम से पानी को डायरेक्ट जड़ों तक, पौधे की जड़ तक पहुंचाते हैं, और जब जड़ों तक हम पहुंचाएंगे तो हमें पानी ऊपर से फैलाना नहीं पड़ेगा, और पानी को क्या है, खनिज, लवण और जल मिलते रहेंगे और पेड़ पौधे जो हैं वह वृद्धि करते रहेंगे। इसमें हम ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग बगीचे में पानी के उपयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है। वाष्पीकरण द्वारा पानी के नुकसान को कम करने के लिए पौधों की जड़ों के पास पानी देना चाहिए। वर्षा जल संग्रहण द्वारा जल को संग्रहित करके बाद में प्रयोग किया जा सकता है। देखो, वर्षा जल संग्रहण किया कैसे जा सकता है, आप जो छत वगैरह बनाए या टैंक बनवा दें बड़े बड़े, उनमें पानी एकत्रित हो जाए और उनका सीधा संबंध भूमि से करवा दें, या पाइप लगवा दें, या टैंक ऐसा बनाएं जिसकी ज़मीन थोड़ी कच्ची हो, ताकि पानी रिस के नीचे पहुंच जाए। इसीलिए आपने गांवों में देखा होगा बड़े बड़े तालाब बनवाए जाते हैं। तालाब का मकसद क्या होता है, इसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी देती है कि इससे क्या होता है कि जो वहाँ का भौम जल स्तर है वह बरकरार रहे, यानी कि भूमि जल स्तर बरकरार रहे। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। यानी कि इसमें कौन कौन से उत्तरदायी कारक होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको कारक बता दें, जैसे पानी की मांग बढ़ती है, कब बढ़ती, जब जनसंख्या वगैरह बढ़ती है, और बता दें जब आबादी बढ़ती रहती है तो विभिन्न जो मानव की गतिविधियां होती हैं वह बढ़ती रहती और उनके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और जब वनों की हम अत्यधिक कटाई करते हैं तो वन आवरण के लिए बड़े हिस्से से वन आवरण को जब हम हटा देते, पेड़ पौधों को हटा देते, इससे क्या होता है, भूजल अंतःस्यंदन की जो क्रिया होती वह धीमी पड़ जाती है और उससे भूमि जल, जो भौम जल है, वह नीचे गिर जाता है। और क्या होता है, इससे क्या होती है, पानी की मांग बढ़ जाती है और भूजल की जो पुनःपूर्ति है वह कम हो जाती। मांग और आपूर्ति के बीच बेमेल मुख्य रूप से क्या होता है, पानी की कमी के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि दोस्तों, वन कटाई और जनसंख्या बढ़ रही और पानी का जो दुरुपयोग बढ़ रहा, उससे क्या हो रहा, उससे जो भौम स्थल जल है, भौम स्तर जल है वह कहाँ, नीचे चला जा रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए का नंबर, भौम जल प्राप्त करने के लिए कुओं तथा नल कूपों का उपयोग होता है। खा नंबर देखिए, जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। कौन कौन सी थी, ठोस, द्रव, गैस होती हैं। गा नंबर देखिए, भूमि की जल धारण करने वाली परत जल स्तर कहलाती है।
घ नंबर देखिए, भूमि में जल के अवस्तरण के प्रक्रम को अंतःस्यंदन कहते हैं। अंतःस्यंदन मतलब पानी का भूमि के नीचे रिसना अंतःस्यंदन कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वह ग है अत्यधिक वर्षा। क्या है? अत्यधिक वर्षा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8, सही विकल्प का चयन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर, भौम जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक चित्र बनाइए, उसे चिन्हित कीजिए। दोस्तों इसी चैप्टर का मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। दोस्तों ये आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे, ये चित्र है भौम जल और भौम जल स्तर का। किसका चित्र है? भौम जल और भौम जल स्तर का। इस चित्र को आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, यह चित्र आपका रहा। यह आपका 9 नंबर क्वेश्चन था और इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। दोस्तों इसी तरीके के एनसीईआरटी के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। ये वीडियो सिविल सर्विसेज के लिए, पीजीटी और टीएसटी के लिए, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। और जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं और जिसमें साइंस आती, उनके लिए ये सारे के सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बस इतना करना है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद।